जय हिंद दोस्तों। चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 2 होगा, जो हमारी सीरीज चल रही है मास्टर क्लास ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पे। और इस अध्याय का जो टाइटल होगा वो होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस एंड बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे कि अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में हालांकि रिलेशंस काफ़ी समय से खराब ही रहे हैं, लेकिन इधर लगभग 1 डेढ़ महीने से स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो गई हैं, स्पेशली बॉर्डर पे। और हम लोग क्रिकेट में भी देखते हैं, कहीं पर भी राइवलरी होती है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, तो वो कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं होता, वो एक अजीब सी वहाँ पे राइवलरी हमें देखने को मिलती है, एक हेट्रेड देखने को मिलता है। हम लोग जब व्लॉग्स भी देखते हैं यूट्यूब पे, जब भी कोई ट्रैवलर जाता है अफगानिस्तान विजिट करने, तो पाकिस्तानियों के अगेंस्ट जो अफगानियों का बिहेवियर होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। वहीं उसके विपरीत इंडियंस के लिए वो बहुत ही अच्छा व्यवहार रखते हैं, इंडियंस को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। ये हम लोग देखते हैं डिफरेंट वीडियोस में। तो क्या इसके पीछे रीजंस हैं, क्या बॉर्डर डिस्प्यूट है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, इसको हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ कैसे उदय हुआ तालिबान का अफगानिस्तान में, इसकी छोटी सी कहानी भी समझेंगे। हालांकि इस पर मैं एक डिटेल वीडियो आगे चल के बनाऊंगा पूरी कहानी पे, कैसे राइज ऑफ तालिबान हुआ अफगानिस्तान में। लेकिन चूंकि इस लेक्चर के लिए भी ये चीज जानना जरूरी है कि किस तरीके से तालिबान का उदय है, क्योंकि जब आप तालिबान के उदय को समझ पाएंगे और तालिबान किस तरीके से, जो एक अफगान सोवियत वॉर हुई, उसके बाद जो दूसरी तालिबान के साथ अमेरिका का जो संघर्ष रहा इतना लंबा, उस चीज को आप अगर समझना चाहते हैं तो आपको राइज ऑफ तालिबान भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और स्क्रीन पे पहले की तरह जो भी इम्पोर्टेंट मैप होगा, जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो मैं ऐड कर दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी मैं और भी कुछ जो भी महत्वपूर्ण होगा वो मैं बताऊंगा। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। और ये आपके सामने स्क्रीन पे वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जिस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो मैंने पॉइंट नोट कर रखा है, हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस में कि क्या बॉर्डर डिस्प्यूट है इस पर। इसके बाद हम बात करेंगे स्टोरी एंड राइज ऑफ तालिबान, और वाई अफगानीज हेट पाकिस्तानीज। इन चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें, तो बॉर्डर डिस्प्यूट में आपको थोड़ा सा इसके पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। 1893 में सर मोर्टाइमर ड्यूरेंट, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, और इन्होंने क्या किया, ये जो बॉर्डर है ये इन्हीं की देन है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कई जगह इस तरीके के डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स का निर्माण किया है। चाहे आप, मैं इसमें दो चीज़ें आपको हिंट दूंगा। एक स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, एक आप इसको पढ़िएगा, इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। और दूसरा साइक्स पीको एग्रीमेंट। ये दो एक एग्रीमेंट है, साइक्स पीको एग्रीमेंट और स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। इसमें क्या हुआ, ये मैं आपको थोड़ा सा बस हिंट दे दे रहा हूँ, आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। मैं छोटी सी स्टोरी बस बता दे रहा हूँ कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने क्या किया है कि जो बॉर्डर का डिवीजन किया है वो बिना किसी देख रेख के, बिना किसी जांच पड़ताल के किया है। और इस वजह से क्या हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेम एथनिक ग्रुप है, सेम ट्राइबल कम्युनिटी है, वो डिवाइडेड हो गई है। अब जब सेम तरह के लोग डिवाइडेड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं टेमर की सिचुएशन क्रिएट होती है। अब मान लीजिए कि किसी एरिया में एक ही जैसे लोग रह रहे हैं, और एक दिन तक तो सब सही था, लेकिन अगले ही दिन बीच से एक बॉर्डर बना दिया जाए और उनके आने जाने पे प्रतिबंध लग जाए, दो अलग अलग देशों का कानून लागू होने लगे, तब तो जो लोग रह रहे हैं वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से जो पठानी पॉपुलेशन है, जो वो लोग हैं, वो भी इतना आसानी से मानते नहीं है इन चीज़ों को। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब ऐसा इन्होंने कहाँ कहाँ किया है, जब आप स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका को पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अफ्रीका के बहुत सारे देशों का जब आप नक्शा देखेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। और वो स्ट्रेट लाइंस होने के पीछे रीजन यही है कि उन्होंने इस तरीके से डिवीजन किया है। और
जब आप साइक्स पीको एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस तरीके से इन्होंने उस एरिया का बँटवारा किया, ब्रिटिशर्स ने और अदर वेस्टर्न पावर्स ने, जो भी थी वहाँ पे। लेकिन ब्रिटेन का इसमें बड़ा रोल रहा। तो अब जब इस तरीके से बँटवारा हो गया, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई क्योंकि सेम ही कम्युनिटी का डिवीज़न हो गया, 2 अलग-अलग पार्ट्स में। ये छोटी-सी स्टोरी, अब इससे आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि जो इस तरीके के टेंशन्स क्रिएट होते हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, वो क्यों क्रिएट होते हैं, जब हम सेम ही कम्युनिटी को डिवाइड कर देते हैं 2 अलग-अलग देशों के रूप में। कभी तो वो साथ रह रहे थे, लेकिन अब उनका बँटवारा हो गया। सेम यही कहानी अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट की भी है कि 1893 में सर मोर्टाइमर ड्यूरेंट ने क्या किया, एक ड्यूरेंट लाइन बना दी, उन्हीं के नाम पे है ये। अब जब ड्यूरेंट लाइन बन गई लगभग इसकी जो लेंथ है 2640 किलोमीटर, तो जब ये ड्यूरेंट लाइन बन गई उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है मोस्टली पश्तून पॉपुलेशन है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वहाँ पे। और अब ये क्या हुआ कि कुछ तो रह गए अफ़गानिस्तान में, कुछ चले गए वो पाकिस्तान में। अब कभी भी जैसे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 के बाद से कभी भी अफ़गानिस्तान ने इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है एज़ अ बॉर्डर, और हमेशा से यहाँ प्रॉब्लम्स रही हैं। और जब से तालिबान अभी सत्ता में आया है उसके बाद से बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स रही हैं, क्योंकि इसके पहले हामिद करज़ई का शासनकाल रहा हो चाहे अशरफ गनी का शासनकाल रहा हो, उस समय चीज़ें उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं थी, क्योंकि यूएस एक लड़ाई लड़ रहा था तालिबान के खिलाफ और अपनी एक गवर्नमेंट वहाँ चलवा रहा था। तब स्थितियाँ थोड़ी सामान्य थी, लेकिन लोकल झड़प होती रहती थी छोटे लेवल पे। लेकिन जब से तालिबान पावर में आ गया, तब से जो ये चीज़ें हैं ये ज़्यादा बढ़ गई हैं, इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसमें अफ़गानी भारी पड़ रहे हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, क्योंकि हम लोग को पता है पाकिस्तानी आर्मी का क्या हाल है, लड़ वो सकते नहीं हैं किसी से भी, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान से भी वो नहीं जीत सकते हैं किसी भी कीमत पे। और ये चीज़ हमें देखने को भी मिल रही है कि बड़े-बड़े पाकिस्तान के ऑफ़िसर्स, जवान वो मारे जा रहे हैं। हर दिन कहीं न कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है बॉर्डर पे। यहाँ पे आप मैप में देख रहे होंगे, मैंने कुछ जो उस एरिया के बॉर्डर्स हैं, मैंने एक मैप लगाया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ये जो प्रोविंसेस हैं, बदकशा, नांगरहार, पक्तिया, पक्तिका, गजनी, ज़बूल, कांधार, हेलमंड, नीमरूज, ये सब जो एरियाज़ हैं, ये कहीं न कहीं ये बॉर्डर बना रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और यहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आपको ये जो प्रोविंसेस हैं, ये जो राज्य कह सकते हैं अफ़गानिस्तान में, तो यहाँ पे आपको कहीं न कहीं न्यूज़ मिलती रहेगी कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए कि ये जो बॉर्डर प्रोविंसेस हैं उनके, कुछ नाम भी आपको याद रहेंगे तो आप आंसर कहीं भी लिखना होगा तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। और एक मोटे तौर पे एक मैप भी आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये वो सारे एरियाज़ हैं। अब इसमें ये हो रहा है कि एक तो पाकिस्तान में जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, वो अपना बलूचिस्तान को अलग करने की माँग कर रही है। इधर जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है, जो बॉर्डर बनाता है उधर से, इस पूरे अफ़गानिस्तान वाले एरिया से, तो यहाँ पर भी ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो कहीं न कहीं जब यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उसको भी बल मिल रहा है कि वो अपने जो है, जो कह सकते हैं आक्रमण है, वो उसको तेज़ कर सके। वर्तमान समय में वास्तविकता यही है कि जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ स्थितियाँ कंपैरेटिवली बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ठीक है, कुछ हद तक। नहीं तो आपका सिंध में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। हमेशा से आप न्यूज़ में सुनते आ रहे होंगे कि वो अपना एक अलग स्टेटहुड की अलग देश की माँग कर रहे हैं, और उसके बाद ये वाला जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये आप जान ही रहे हैं। तो ये सारी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं कि 1893 में ये 2640 किलोमीटर लंबी ये जो एक लाइन बनाई गई, ड्यूरंड लाइन, सर मोर्टाइमर ड्यूरेंट के नाम पे। और उस समय जो अमीर थे अफ़गानिस्तान के, अब्दुल रहमान खान, उन्होंने और मोर्टाइमर ड्यूरेंट ने
इन्होंने साइन किया इस पे 12 नवंबर 1893 को, और तब से ये प्रभावी हुआ। लेकिन कभी भी जो है अफ़गानियों ने साइन तो हो गया, लेकिन उसके बाद से कभी भी अफ़गानिस्तान ने इसको माना नहीं। किसी प्रेशर में आके उन्होंने साइन कर दिया होगा, लेकिन उसके बाद से जो भी सत्ताएँ आई, किसी ने भी इस बॉर्डर को स्वीकार नहीं किया। और आज के समय में ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये बड़ी वजह है पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान रिलेशंस के खराब होने की। एक तो ये बड़ा कारण है। इसके बाद जो दूसरा इसमें एक बड़ा रीज़न है, वो ये है कि अब हमको थोड़ा-सा राइज़ ऑफ तालिबान को समझना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान में राजशाही रही, राजा ज़ाहिर शाह रहे 1933 से 73 के अराउंड, और उनके समय में अफ़गानिस्तान में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। अफ़गानिस्तान एक मॉडर्न स्टेट के रूप में था। अगर आप काफ़ी वीडियोज़ आप देख लेंगे, आप बस सर्च करिएगा एक बार गूगल पे या यूट्यूब पे कि अफ़गानिस्तान इन 1950s, इन 1960s, तो आपको मिलेगा कि अफ़गानिस्तान कितना ज़्यादा उस समय डेवलप्ड था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती थी, टूरिज़्म भी एक अच्छी कंडीशन में था वहाँ पे। और जैसे जब हम ईरान को पढ़ते हैं, तो ईरान में भी जो अयातुल्ला खुमैनी वाला जो टाइम पीरियड शुरू होता है ईरान की क्रांति के बाद, उसके पहले जब हम ईरान देखते हैं, शाह रजा पहलवी वाला, तो वहाँ ईरान भी हमें मॉडर्न नज़र आता है। लेकिन आज के समय में ईरान में शरिया कानून है, बिल्कुल कंज़र्वेटिव सोसाइटी है ईरान की। सेम वैसा ही सिनेरियो आपको अफ़गानिस्तान के केस में देखने को मिलेगा कि अफ़गानिस्तान में भी जब हम पुराने टाइम पीरियड में जाते हैं 1950s में, 60s में, जिसको कि हम कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ अफ़गानिस्तान, गोल्डन टाइम ऑफ अफ़गानिस्तान। उस समय में अफ़गानिस्तान काफ़ी मॉडर्न था, बिल्कुल ही अलग टाइप की सोसाइटी थी। कुछ फ़ोटोज़ मैं ऐड कर दूँगा, आप देख के अंदाज़ा लगा पाएँगे कि किस तरह की स्थितियाँ थी अफ़गानिस्तान में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज के समय में आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या कंडीशन है, तालिबान के पावर में आने के बाद। तो यहाँ पे आप एक लिंक रख सकते हैं कि जो कंडीशंस ईरान में थी, पहले क्या थी, अभी ईरान की क्रांति के बाद क्या कंडीशंस हुई, और ऑलमोस्ट लगभग वैसा ही कुछ सिनेरियो हमको अफ़गानिस्तान में देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ये मैंने जस्ट ईरान का एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया कि आपको याद रहेगा कि क्या स्थितियाँ वहाँ पे हैं। अब क्या होता है, मैंने राजा ज़ाहिर शाह की बात की, गोल्डन पीरियड ऑफ अफ़गानिस्तान की बात की। अब अफ़गानिस्तान इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहा है सभी के लिए? अफ़गानिस्तान की अगर आप लोकेशन देखें मैप में, तो इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जब पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था सीरिया के बारे में, तो सीरिया की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से अगर हम अफ़गानिस्तान को देखें, किसी भी कंट्री की जब लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक होती है, तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे पाकिस्तान, हालाँकि अब पाकिस्तान का वैसा कुछ महत्व नहीं रहा, लेकिन एक टाइम पे उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, उसका पाकिस्तान को बहुत लाभ मिला है। लेकिन अब तो वो पूरी तरीके से एक टेररिस्ट कंट्री बन चुका है। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने सीरिया के बारे में बताया, पाकिस्तान के बारे में बताया, वैसे ही अफ़गानिस्तान का भी केस है। इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक है, और ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, अगर हम इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को समझें, तो ये एक प्रकार का गेटवे है। एक साइड में फिर पूरा आपका मिडल ईस्ट वाला एरिया शुरू हो जाता है। अपर पार्ट में आपका रशिया वाला, रशिया और पहले जो यूएसएसआर हुआ करता था, वो एरिया स्टार्ट हो जाता है। और एक साइड पे हम देखेंगे तो जो हमारा साउथ एशिया वाला एरिया है, उसकी हमें स्टार्टिंग देखने को मिलती है। तो ये जो अलग-अलग पावर्स रही हैं, लाइक साउथ एशिया, यूएसएसआर, फिर आपका मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट के थ्रू यूरोप से कनेक्टिविटी। तो इस वजह से जो अफ़गानिस्तान की लोकेशन है, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट लोकेशन है। प्लेटो एरिया है, काफ़ी ज़्यादा हिली एरियाज़ भी हैं, और जियोग्राफिकली बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है अफ़गानिस्तान। अब एक तो ये इसका इम्पोर्टेंस हुआ, क्योंकि पहले के टाइम में कोई भी कंट्री स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट देखती थी। और जब कोल्ड वॉर की सिचुएशन हुई, तो आफ्टर कोल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, तो कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में एक प्रकार का हमें यूएसए वर्सेस यूएसएसआर एक राइवलरी देखने को मिलती है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ आई कि कौन इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बना पाएगा अफ़गानिस्तान में। क्योंकि जो यूएसएसआर था उस टाइम पे, वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था अफ़गानिस्तान के।
तो कहीं न कहीं यूएसएसआर के मन में ये था कि हम ये नहीं चाहते हैं कि यूएस से अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बनाए या अपने प्रभाव वाली कोई सत्ता यहाँ पे खड़ी करे यूएस से। और यूएसए को भी ये था कि हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ तक यूएसएसआर का प्रभाव आ पाए। तो इस वजह से अफ़गानिस्तान की लोकेशन हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही है और कहीं न कहीं यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही इसको अपने प्रभाव में लेना चाहते थे। और इस प्रभाव में लेने की होड़ में जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अफ़गान सोवियत वॉर होती है 1979 से 89 के बीच में, ओके। अब जब ये अफ़गान सोवियत वॉर होती है, क्योंकि कहीं न कहीं जो यूएसएसआर था, वो अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करना चाह रहा था इस पूरे रीजन में और आगे चल के 1989 से 92 के बीच में जो नजीबुल्लाह थे, उनको प्रेसिडेंट भी बनवाया यूएसएसआर ने। वो प्रो यूएसएसआर थे प्रेसिडेंट। आगे चल के फिर वो 4 साल यूएन के दफ्तर में एज़ अ कह सकते हैं नज़रबंद के तौर पे रहे हैं। 1992 से 1996 फिर उनका असैसिनेशन भी हुआ। कभी हम लोग डिटेल में उनकी भी स्टोरी की बात करेंगे क्योंकि उनकी जो कहानी नजीबुल्लाह की, वो कहानी कहीं न कहीं शेख हसीना की जो अभी की स्टोरी है, जैसे कि शेख हसीना भारत में इस समय रह रही हैं, तो उससे कहीं न कहीं लिंक्ड है। तो कभी हम लोग डिटेल में उस पे जाएँगे। लेकिन आज के इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ़ यही देख रहे हैं कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट हुआ? क्यों दोनों ही यूएसए एंड यूएसएसआर चाहते थे कि हम अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करें? क्योंकि यूएसएसआर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए काफ़ी तत्पर था, तो उसने अफ़गान सोवियत वॉर शुरू कर दी। 10 साल तक ये लड़ाई चली। अब जब ये 10 साल तक लड़ाई चली, तो वहाँ पे चूँकि वो पॉपुलेशन हमेशा से लड़ाई करने वाली पॉपुलेशन रही है। बहुत सारे युद्ध झेले हैं अफ़गानिस्तान ने। तो वो जो एक कम्युनिटी है, उसके अंदर लड़ाई करने का बहुत ही ज़्यादा जज़्बा है और जो वहाँ के लड़ाके हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी अ, यूएसएसआर के अगेंस्ट और वहीं से फिर राइज़ ऑफ तालिबान हमें देखने को मिलता है। तालिबान का होता है कि एक जो इस तरीके के लड़ाकों का जो ग्रुप है, उसका उदय होता है, जो कि फाइट करते हैं अगेंस्ट यूएसएसआर, जो कि बाद में रशिया हो गया, जब यूएसएसआर टूट गया। अब जब ये उसके अगेंस्ट लड़ते हैं, तो इनको सपोर्ट किसका मिलता है? इनको सपोर्ट मिलता है यूएसए का। अब आप सोचिए कि यूएसए ने यूएसएसआर यूएसएसआर हार जाए अफ़गानी लड़ाकों से, इसलिए यूएसए ने किसको सपोर्ट किया? उस टाइम पे यूएसए ने सपोर्ट किया अफ़गानी लड़ाकों को और वहीं से कहीं न कहीं जो उनको फंड मिला, हथियार मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली, उससे कहीं न कहीं राइज़ हुआ तालिबान का, ठीक है? पूरा आप सिनेरियो समझ रहे होंगे कि किस तरीके से तालिबान का राइज़ हुआ है। यूएसए ने तालिबान का राइज़ करवाया, जिससे कि जो तालिबान है या जो अफ़गानी लड़ाके हैं, वो यूएसएसआर को हरा पाएँ अफ़गान सोवियत वॉर में। क्योंकि यूएसए अपना फ़ायदा चाहता था। यूएसए को लगा कि अफ़गानी जीत जाएँगे, उसके बाद तो हम इनको अपने प्रभाव में ले ही लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजी जो है वो पलट गई यूएसए की और होता ये है कि जब असैसिनेशन हो गया नजीबुल्लाह का, जो कि प्रेसिडेंट थे प्रो यूएसएसआर अफ़गानिस्तान में, तो 1996 से 2001 तक एक तालिबान का हमें एक टाइम पीरियड, एक शासनकाल देखने को मिलता है अफ़गानिस्तान में। उस समय वहाँ पे शरिया कानून लागू हो गया, बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव सोसाइटी बना दी गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई और उसके बाद 1996 से 2001 तक इनका शासन रहा। 2001 में 9/11 का कांड होता है, जब आपको पता होगा कि ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ और 2 एरोप्लेन्स आए, उन्होंने ये पिक्चर्स आप देख रहे होंगे किस तरीके से हिट कर दिया टावर को। अब क्या लिंक है इस 9/11 का इससे? यूएस को पता चला कि ये सब जो चीज़ें हैं ये अल-कायदा करवा रहा है और जो राइज़ ऑफ अल-कायदा है, ये भी कहीं न कहीं राइज़ ऑफ तालिबान से कनेक्टेड है। क्योंकि जब राइज़ ऑफ तालिबान हुआ अफ़गानिस्तान में, जो यूएसए ने फंड प्रोवाइड करवाए, यूएसए ने हेल्प की, सपोर्ट किया, तो राइज़ ऑफ तालिबान के साथ ही साथ कहीं न कहीं पीछे-पीछे राइज़ ऑफ अल-कायदा भी उस रीजन में हो रहा था, ठीक? अब जब यूएसए को ये लगा कि ये चीज़ें जो मैंने अपने लिए खड़ी की अपने फ़ायदे के लिए, ये तो मेरे ही अगेंस्ट में हो गई। जब इतनी बड़ी घटना घटित हो गई ट्विन टावर्स वाली, 9/11 वाली। तो
तब जाके यूएस को समझ में आया और यूएसए अगेंस्ट में आया इस पूरे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही थी उसके। और तब जाके फिर यूएसए ने क्या किया, वहां से आप समझिए कि 2001 से लेकर के लगभग 2021 तक का जो टाइम पीरियड था, जब हम लोग को पता है कि अगस्त 2021 में यूएस पूरी तरीके से बाहर चला गया अफगानिस्तान से, जितने भी वो उनके सैनिक थे वो चले गए। अब क्या होता है कि 1996 से 2001 तक तो शासन रहा तालिबान का अफगानिस्तान में, लेकिन फिर हो जाता है 9/11। और 9/11 के बाद से फिर यूएसए को अपनी गलती का एहसास होता है और वहाँ से फिर वो लड़ाई लड़ते हैं इस आतंकवाद के खिलाफ। और फिर वो आ जाते हैं इस पूरे अफगानिस्तान की ज़मीन पे आ जाते हैं और लगभग 20 साल वो रहते हैं और फाइट करते हैं अगेंस्ट तालिबान। अब आप सोचिए कितना ये कैसा कैसी अजीब स्थिति है कि जिस संगठन को उन्होंने ही सपोर्ट दे के खड़ा किया, बाद में कुछ ही समय बाद उसी संगठन को हराने के लिए उन्हें 20 साल लग गए और वो उसको हरा भी नहीं पाए। और अंततः वो समझौता करके उनको सत्ता सौंप के किसी तरीके से भागे 2021 में। तो ये पूरी कहानी आपको सिनेरियो समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से अफगानिस्तान की जो पूरी जियो पॉलिटिक्स है वो चली है। कोल्ड वार, अफगान सोवियत वॉर, उसके बाद फिर आपका तालिबान की एक सत्ता आती है 1996 से 2001 तक की। उसके बाद फिर किस तरीके से यूएसए का इंटरवेंशन होता है अफगानिस्तान में। और उसी समय हमें दो जो अफगानिस्तान में एक शासन देखने को मिलता है, एक तो हामिद करजई का और उसके बाद अशरफ गनी का। क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसए ने एक अपनी पपेट गवर्नमेंट वहाँ पे बना दी थी कि जिससे वहाँ का शासन चलता रहे किसी तरीके से। साथ ही अंदर अंदर वो लड़ाई भी लड़ रहे थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट में। साथ ही में वो लड़ाई लड़ रहे थे तालिबान के अगेंस्ट में अफगानिस्तान में। तो ये पूरा सिनेरियो था कि आपको पूरी कहानी एक समझ में आ गई होगी, राइज ऑफ तालिबान। क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर मैं इसको शॉर्ट में आपको बता दूं तो शॉर्ट में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले अफगानिस्तान एक मॉडर्न स्टेट हुआ करता था राजा जाहिर शाह के टाइम पे। हम उसके बहुत पीछे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा ही 1933 से 73 तक का ही देखेंगे। उसके बाद किस तरीके से अफगानिस्तान में अफगान सोवियत वॉर शुरू होती है। यूएसएसआर और यूएसए इसको अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहते हैं। जब अफगान सोवियत वॉर होती है तो किस तरीके से यूएसए तालिबान का राइज करवाता है अपने फायदे के लिए। इसके बाद जब सोवियत सेना, यूएसएसआर की सेना एक तरीके से कह सकते हैं कि हार ही जाती है, वापस चली जाती है, उनको लगता है कि हम इस युद्ध को जीत नहीं पाएंगे। फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक असैसिनेशन होता है नजीबुल्लाह का, जो कि प्रो यूएसएसआर प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1996 से 2001 तक सत्ता हाथ में आती है तालिबान के। फिर 9/11 होता है और 9/11 के बाद से फिर यूएसए कहीं ना कहीं प्रण लेता है कि हम इस तरह की शक्तियों को समाप्त करेंगे। और फिर यूएसए की एक लड़ाई होती है अफगानिस्तान में तालिबान को ख़त्म करने की, जो कि वो कर नहीं पाते हैं, 20 साल लग जाते हैं उनको, फिर भी वो उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ है। पूरी हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अफगानिस्तान की जो राजनीति है वो चली है। कभी वो यूएसएसआर के पाले में रहे हैं, कभी वो यूएसए के पाले में रहे हैं, लेकिन अभी के समय पे वहाँ पे तालिबान की जो सत्ता है वहाँ पे स्थापित हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि अब ये खेल तो पूरा यूएसए और यूएसएसआर का हो रहा था, लेकिन इसमें पाकिस्तानियों की एंट्री कैसे होती है, क्यों पाकिस्तानियों से इतना हेट करते हैं अफगानी। तो एक तो आपने, जब मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग वाले फेज में आपको बॉर्डर डिस्प्यूट की बात बता दी कि ड्यूरन लाइन वाला जो डिस्प्यूट है 1893 का, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे राइज ऑफ तालिबान हो रहा था तो उस समय में जो सपोर्ट मिला
अब देखिए, इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि अफगानिस्तान में हर कोई पर्सन तालिबान नहीं है। अफगानिस्तान की आम जनता भी है और तालिबान भी है, जो सत्ता जिसके हाथ में है। तो रियलिटी ये है कि पाकिस्तान से दोनों ही लोग हेट करते हैं। आम अफगानी भी हेट करता है और तालिबान भी हेट करता है। दोनों के रीजंस थोड़े अलग अलग है लेकिन कनेक्टेड है। क्यों? जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसकी वजह से तो दोनों ही हेट करते हैं। आम अफगानी भी हेट करता है और जो तालिबान है वो भी हेट करता है बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको डिटेल में एक्सप्लेन मैंने किया है। लेकिन अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो राइज ऑफ तालिबान हुआ, यूएसए ने सपोर्ट किया, तो यूएसए को कोई ना कोई एक बेस चाहिए था अपना। कहाँ से वो हथियारों की सप्लाई करवाएगा, कौन वहाँ पे उसको एक सपोर्ट देगा। तो वहाँ पे जो सपोर्ट मिला वो यूएसए को मिला पाकिस्तान का, पाकिस्तानी आर्मी का। इसीलिए आप देखते होंगे कि 1970s के टाइम पीरियड में पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। इवन 1971 वाले वॉर में कभी हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे उस युद्ध की, कि किस तरीके से बहुत ही कम टाइम में इंडिया ने एक नया देश खड़ा कर दिया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर करवाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां हैं उस युद्ध की भी। लेकिन अब आप सोचिए कि उस समय यूएसए ने इंडिया के अगेंस्ट में अपना जहाज का बेड़ा भेजा था, आपको कहानी वो याद होगी। फिर यूएसएसआर इंडिया के सपोर्ट में आया था उस टाइम पे, और तब से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं यूएसएसआर के टाइम पीरियड से। और अभी रशिया वाले, रशिया बना, फिर अभी व्लादिमीर पुतिन का शासनकाल है। हमारे अच्छे रिलेशंस रशिया से भी रहे और यूएसएसआर वाले टाइम में भी रहे। और उस समय 1970s के टाइम पीरियड में पाकिस्तान और यूएस का एक अच्छा संबंध था। उनको बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं। और उस समय पाकिस्तान को एज अ बेस के रूप में यूज़ किया यूएसए ने, कि क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो वहाँ पे चाहिए था कि कैसे हम हथियारों की सप्लाई करवाएंगे, किस तरीके से फंड वहाँ पे जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये चीज़, ये काम पाकिस्तान ने किया। इसके बाद यूएसए ने जो राइज ऑफ तालिबान करवाया उसमें पाकिस्तान ने हेल्प की। तो इससे आम अफगानी नाराज हुआ कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया यूएस को। इसके बाद यूएसए ने जब 2001 से लेकर 2021 तक में जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट में, अफगानिस्तान में जो तालिबान के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी इतनी लंबी, 20 साल, अरबों डॉलर खर्च कर दिए, उनके सैनिक भी मारे गए, लेकिन उनको कोई भी सफलता नहीं मिली। उस समय में भी यूएसए ने हेल्प की, यूएसए की हेल्प की पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी आर्मी ने। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब इस वजह से जो तालिबान है वो अगेंस्ट हो गया पाकिस्तान के, कि एक तो जब तालिबान का राइज हो रहा था तब भी पाकिस्तान ने हेल्प की। अब जब तालिबान से यूएसए की लड़ाई चल रही है वहां पर भी पाकिस्तान ने हेल्प की। तो पाकिस्तान ने कभी भी अपना एक रास्ता नहीं चुना कि या तो भाई हम तालिबान के सपोर्ट में ही रहेंगे या तो उनके अगेंस्ट ही रहेंगे। उनके राइज में भी हेल्प कर रहा है और उनके खात्मे के लिए यूएसए जब प्रयासरत है तो वहाँ भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो अच्छा बनना चाहता है यूएसए की नज़र में। अब ये जो पूरा सिनेरियो बना, इससे कहीं ना कहीं एक हेट्रेट उत्पन्न होती है अफगानियों के मन में पाकिस्तानियों के खिलाफ। और जब ये पूरी क्राइसिस हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं पर भी जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक हमें फोर्स्ड माइग्रेशन देखने को मिलता है, एक रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ जाता है। तो बहुत सारे रिफ्यूजीज रह रहे थे पाकिस्तान में जो बॉर्डर एरिया है। तो जब वहाँ पे वॉर चल रही तो बहुत सारे रिफ्यूजी जो है वो आ गए पाकिस्तान में रहने के लिए वॉर टाइम में। अब क्या हुआ कि जब 9/11 हुआ तो ये आपको मुशर्रफ के इंटरव्यूज में भी मिल जाएगा, जनरल मुशर्रफ के, परवेज मुशर्रफ के, कि किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे जो जो पठान पॉपुलेशन थी जो रिफ्यूजी के रूप में रह रहे थे उनको जो है यूएसए के हाथों यह करके बेच दिया कि यह भी उन अटैक्स में शामिल था, यह भी अलकायदा का मेंबर है या यह भी जो है तालिबान का मेंबर है, ये कह के। तो इस यह भी एक रीज़न रहा उस हेट्रेड का, कि जो रिफ्यूजीज आए उनके लिए भी आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट की पाकिस्तानियों ने, स्पेशली पाकिस्तानी आर्मी ने। जो जो है राइज ऑफ तालिबान हुआ वहाँ पर भी पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया। और जो यूएसए ने लड़ाई लड़ी तालिबान के अगेंस्ट, वहाँ पर भी
यूएसए पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया। तो इस वजह से जो हेट्रेड है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो एक आम अफ़गानी की भी नफ़रत है और तालिबान की भी नफ़रत है। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने अभी देखे। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे देशों में जो सत्ता है वो तो आपके अगेंस्ट में होती है, किसी देश के, लेकिन जो आम जनता है वो इसके अगेंस्ट में नहीं होती। जैसे इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। रिसेंटली मैं श्रीलंका गया था फॉर अ कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे भी अभी की जो गवर्नमेंट है वो कहीं न कहीं प्रो चाइना है। हालाँकि अब स्थिति कुछ सुधर रही है, लेकिन वहाँ के लोग इंडियन से बहुत प्यार करते हैं। सेम यही केस हमें नेपाल में भी देखने को मिला। तो अब ये चीज़ है, लेकिन अफ़गानिस्तान के केस में जो वहाँ की सत्ता है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है, जो आम अफ़गानी है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है। तो ये एक अलग ही सिनेरियो में देखने को मिलता है। और वहीं आप इंडिया का अगर प्रभाव देखेंगे तो अफ़गानी इंडियन से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है पाकिस्तान में, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है अफ़गानिस्तान में, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी एड प्रोवाइड करता है इंडिया अफ़गानिस्तान को। तो हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इवन जब तालिबान सत्ता में आया था अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तानी काफ़ी खुश थे कि हमें अब तो कश्मीर की जो हम आज़ादी की एक मुहिम चला रहे हैं उसमें हमें हेल्प मिल जाएगी। लेकिन ये दाँव उल्टा पड़ गया और हेल्प नहीं मिली, बल्कि अभी स्थिति ये आ गई है कि बॉर्डर डिस्प्यूट इतना अधिक बढ़ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान भी कुछ टुकड़ों में बँट जाए। इसके भी चांसेस हैं इन फ्यूचर। तो ये तो पूरी कहानी रही राइज़ ऑफ तालिबान की, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट की, और किस तरीके से जो हेट्रेड है वो है अफ़गानियों की अगेंस्ट पाकिस्तान। अब इसका फ्यूचर हम क्या देखते हैं? देखिए, फ्यूचर में हम उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या स्थितियाँ बनेंगी, क्योंकि अ, अगर कोई इंटरवेंशन होता है, फॉरेन इंटरवेंशन, कोई बीच में मध्यस्थता करता है, तब तो स्थितियाँ कुछ बेहतर हो सकती हैं। नहीं तो ये इस तरीके की जो घटनाएँ हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट की घटनाएँ हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट्स हैं, वो चलते रहेंगे। अब आप सोचिए कि इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान पे देखने को मिल रहा है कि अब जो हम देखते थे कि पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे हुआ करते थे। अ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसकी हम बात करते हैं, और चाइना के पाकिस्तान में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन रिसेंटली आप सुन रहे होंगे पिछले सालों में, और इस तरह का न्यूज़ आता रहता है कि चाइनीज़ वर्कर्स, चाइनीज़ इंजीनियर्स की गाड़ी पे हमला हो गया और उनकी डेथ हो गई। ऐसा अक्सर न्यूज़ में आता है। तो अब चाइना पाकिस्तान के भी रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर जो भी चाइनीज़ वर्कर्स काम कर रहे हैं इस पूरे रीजन में, और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है ये सिर्फ बॉर्डर पे नहीं हो रहा है, ये अंदर भी हो जा रहा है। तो इस वजह से जो चाइना के प्रोजेक्ट्स थे पाकिस्तान में, वो उस तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, उस गति से नहीं चल पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो रिलेशंस का खराब होना है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के, इससे पाकिस्तान और चीन के भी जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो इसका एक इम्पैक्ट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए को भी इसका एक, इससे एक हेल्प मिल रही है कि वो भी अपने जो मुद्दे हैं उसको उठा पाए। तो हर तरफ से प्रॉब्लम से घिरा हुआ है पाकिस्तान, और इन फ्यूचर ये चीज़ें और बढ़ती रहेंगी, और जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं वो इसी तरीके से बनी रहेंगी। और अच्छी बात है, पाकिस्तान इन्हीं सब मुद्दों में फँसा रहेगा और धीरे-धीरे कोलैप्स होता रहेगा। तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। अब आगे हम लोग बात करेंगे, एक डिटेल में मैं ज़रूर एक लेक्चर बनाऊँगा फॉल ऑफ काबुल पे, क्योंकि आज तो हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में देखा अफ़गानिस्तान के बारे में, लेकिन किसी और लेक्चर में हम थोड़ा-सा डिटेल में और डीपली एक-एक जो इवेंट्स हुए उस दौरान उसको भी देखेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।